कोई कह रहा कि नहीं नहीं मैं तो पैसा नहीं मारा तो लड़ना ही नहीं, ये ना ये फालतू की बातें नहीं करनी। आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, आप छोटी छोटी बातों से हाइपर हो जाते हैं। आपको नहीं लगता ये आपका गुस्सा होना, हाइपर होना आपके टिकट के राह में जो अड़चन ला ईमानदारी सकता से है? काम करता है उसको गुस्सा आता है, स्वाभिमानी आदमी को गुस्सा आता है। स्वाभिमानी से काम करता है उसको गुस्सा आता है। मैडम आपने बहुत ऐसा प्रश्न किया ना, बहुत इमोशनल प्रश्न है। Emotional, मैं फील कर रहा हूँ। 1 रुपए का कोई आरोप लगा दे, पिताजी का अकेला बेटा हूँ, राजनीति में मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, न काका है, न मामा है, न नाना है, न अंकल है। कोई नहीं। संघ के संस्कारों के कारण राजनीति में काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर आपको क्या लगता है ये टिकट की राह भी आपकी संघर्ष से भरी रहेगी? राह तो लग रही है, टिकट की राह में कांटे तो होते ही हैं। कोटा एक गुंडागिर्दी का क्षेत्र था। हमारा बच्चा हमारे उदयपुर के अंदर पढ़े। यहाँ पे 12 बजे के बाद टूरिस्ट को खाना नहीं मिलता है। यहाँ की मांग है लोगों की या टूरिस्ट की कि पूरे 24 आवर्स फूड अवेलेबल होना चाहिए। नाइट में 2-3 जगह, एक नहीं 2-3 जगह ऐसे हो जहाँ पर अच्छा फूड मिल सके। उदयपुर के अंदर अतिक्रमण के मामले में बहुत ज्यादा समस्या है। नाथद्वारा की तर्ज पर एलिवेटेड रोड न बने। लोग कहते हैं लक्षराज सिंह की एंट्री बीजेपी उदयपुर शहर में करवा रही है। विधानसभा का लक्षराज सिंह जी चुनाव लड़े, हाँ। ये मेरे गले उतरता नहीं है व्यक्तिगत रूप से। के गुप्ता जी ने डूंगरपुर में काम किया, उदयपुर में आकर वो रह रहे। कांटा स्थानीय है या बाहरी है? संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और संघर्ष का पर्याय रह चुके हैं पारस सिंघवी जी आज हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम इलेक्शन बुक में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका भी धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है उदयपुर के जर्नलिस्ट सतीश शर्मा जी। सर स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका गौतम और आप देख रहे हैं मेवाड़ उदय न्यूज चैनल। संघर्षों के बारे में क्या कहना, जिनकी पूरी लाइफ ही संघर्ष से भरी हो, जिन्होंने साइकिल से स्टार्ट करते हुए आज ट्रैवल्स की बिजनेस तक की बात हो या फिर छोटे से इस पायदान से ऊंचाई तक की बात हो। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है जी, आपको क्यों लगता है कि आपको टिकट मिलनी चाहिए? जैसा भी आपने कहा कि संघर्ष ही जीवन में रहा। जी राजनीतिक क्षेत्र में कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं कभी चुनाव लड़ूंगा। मेरे पिताजी साइकिल का बिजनेस करते थे और वहाँ पर मैं उनके साथ में काम करता था। धीरे धीरे संघ की शाखाओं में जाना प्रारंभ किया और मेरे जीवन का आदर्श राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मेरी मातृ संस्था में जाने के पश्चात विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और विद्यार्थी परिषद में जुड़ने के पश्चात वहाँ के छात्र संघ का श्रमजीवी महाविद्यालय का अध्यक्ष रहा। उसके पश्चात युवा मोर्चा में जिलाध्यक्ष दायित्व मिला और धीरे धीरे यह यात्रा प्रारंभ होती हुई आज इस मुकाम पर पहुँच गई कि उदयपुर की जनता जनमानस बहुत प्रेम के साथ में ये चाह रही है कि मैं आगामी विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़ूं। मेरी इच्छा तो होगी क्योंकि राजनीति में काम करता हूं तो महत्वाकांक्षा रखना व्यक्ति का निश्चित रूप से व्यक्ति के मन में होता है, लेकिन महत्वाकांक्षा के साथ साथ जनता भी प्यार करती है तब आगे बढ़ने की मन में भावना उत्पन्न होती है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। सर आपको क्या लगता है ये टिकट की राह भी आपकी संघर्ष से भरी रहेगी? राह तो लग रही है, टिकट की राह में कांटे तो होते ही हैं और संघर्ष है। सभी दावेदार है, मेरे से सभी वरिष्ठ लोग दावेदार है। भले ही जिस किसी का भी मैं नाम लूँ वो तो मैं, लेकिन अब ठीक है, अब उसमें भी अगर मान लो मेरा संगठन सोचेगा कि भारत को चुनाव लड़ाना है तो निश्चित रूप से संगठन की आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँ। कांटा स्थानीय है या बाहरी है? जी, आपका कांटा जो है संघर्ष का कांटा नहीं, बाहरी ऐसा होता नहीं या है। स्थानीय? सतीश जी को मेरा ऐसा सोचना है कि मेरे को क्योंकि कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत बाहरी की है। इस बार के चुनाव में नगर निगम में मैं अभी वर्तमान में उपमहापौर पर कार्य कर रहा हूँ। इस बार जो मेरा वार्ड नंबर 51 था, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे मेरे संगठन ने 51 नंबर मेरे को चयन कर देंगे। हालांकि उदयपुर पूरा शहर अपना है, पहले भी 3 बार पार्षद रहा तो अलग अलग क्षेत्र से रहा, लेकिन वो मेरा कार्य क्षेत्र रहा हुआ है, धान मंडी क्षेत्र, वहाँ से रहा। सर्व ऋतु विलास में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर मैं रहा। लेकिन इस बार
पार्टी ने निर्णय किया कि भाई वार्ड नंबर 51 राजीघाटा से चुनाव लड़ना है और निर्णय कर दिया, तो उनकी आशा और आकांक्षा पर खरा उतरा और जनता के प्यार की वजह से चुनाव जीता। और जीतने के बाद मुझे आदरणीय कटारिया साहब के आशीर्वाद से उपमहापौर बनाया और मैं आज पिछले 4 सालों से जनता की सेवा कर रहा हूँ। मोटे मोटे तौर पे नगर निगम कार्यकाल जनता देख रही है, स्मार्ट सिटी के कामकाज है, छोटी मोटी बुराइयां हो रही है, छोटी मोटी बातें हो रही है, लेकिन सबसे मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ऐसे 3 या 4 काम क्या होंगे या क्या हुए जो आप कहीं कहीं कराने पूरी तरह सफल हुए हैं? देखो सतीश जी, स्मार्ट सिटी का जो काम है, मैं हर बार ये बात कहता हूँ, लोगों को लगता है कि स्मार्ट सिटी के काम में बहुत कठिन नहीं है। हमने स्मार्ट सिटी का चयन करवाया ना हिंदुस्तान के अंदर, वह भी बहुत मुश्किल से करवाया। जब 20 शहरों का चयन हुआ, जब मोदी जी ने स्मार्ट सिटी की घोषणा की तो 20 शहरों की और बड़े शहरों की। उसमें हमारा उदयपुर शहर जो 5 लाख की आबादी का शहर है, उसमें इस शहर का चयन करवाना ही बहुत बड़ी हमारे लिए परीक्षा की घड़ी थी। इसमें हमने 100 कैंप लगाए और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस कैंप पर बैठा, उस बूथ पर बैठा और उस बूथ पर बैठकर लोगों को कन्विंसिंग कर समझाया कि हमारा शहर स्मार्ट सिटी का होना चाहिए। और जिसमें ये 17.5-18 वार्ड जो आज जहाँ पर अपन बैठे हुए हैं, ये सब अपन आते हैं इस जगत निवास होटल के वहाँ पर, अपन ने देखा होगा कि कहाँ है गंदगी, कहाँ है नाली। स्मार्ट सिटी 24/7 पानी की लाइन, कहाँ है वायरों का जंजाल, सब कुछ समाप्त होता जा रहा है। ये स्मार्ट सिटी की उपलब्धियाँ है। हमारा उदयपुर शहर टूरिस्ट के नाम से जाना जाता है। आज हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, आप पास में झील है, यहाँ पर टूरिस्ट आकर अपने आप को फॉरेन से कम नहीं महसूस करता है कि मैं बाहर विदेश में घूम रहा हूँ जैसे लगता है। ये हमारा उदयपुर शहर है। टूरिस्ट की दृष्टि से हम जितना इस उदयपुर के लिए करें उतना कम है। अब पर्यटन को लेकर मोटे मोटे तौर पर हम बात कर लेते हैं। जेल विकास प्राधिकरण का मुख्यालय उदयपुर में आना था, आया नहीं। विशेष फंड चाहिए था डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर, अब तक मिला नहीं। क्या विशेष प्रयास जिस तरह से आप लोगों ने स्मार्ट सिटी के लिए किए हैं, वैसे प्रयास कुछ कर रहे हैं या करेंगे? सतीश जी, मेरे 3 प्रायोरिटी रहेगी। नाली, सड़क, बिजली, ये तो एक सामान्य बात है और उसको करवाना ही पड़ेगा। शहर की सफाई व्यवस्था, मूलभूत सुविधा, उसको करवाना ही पड़ेगा। इसके अलावा आज की तारीख में हमारा उदयपुर शहर पर्यटकों की दृष्टि से जाना जाता है। अच्छे से अच्छा टूरिस्ट बाहर से जो कश्मीर नहीं जाए, जो विदेश नहीं जाए, हमारी चॉइस ये रहेगी। व्यक्तिगत रूप से मुझे अगर मान लो जनता मौका देगी और मेरी पार्टी मुझे टिकट देती है, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि टूरिस्ट हमारा उदयपुर के अंदर विशेष रूप से आए। आज गुजरात का टूरिस्ट उदयपुर में आए, गुजरात का टूरिस्ट ही अगर उदयपुर में आ जाता है, वेस्ट बंगाल का आता है, बंगाल का आता है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन पूरे देश का टूरिस्ट यहाँ पर आकर यह महसूस करे कि यहाँ हमारी सुरक्षित सिटी है, अच्छी सिटी है, झीलों की नगरी है और यहाँ पर हमारा व्यापारी या होटल वाला उससे ठग महसूस नहीं करे। ये अगर टूरिस्ट के साथ होता है तो मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी पर्यटक की दृष्टि से। दूसरा मेरा जो विचार है, शिक्षा। आज एजुकेशन के मामले में आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पर है वर्तमान के अंदर, लेकिन कोटा की तर्ज पर नहीं है। पहले अपन कोटा को क्या कहते थे, हम सबको पता है। कोटा जाना मतलब वहाँ पर बहुत मुश्किल से वापस आ सकता था। वहाँ पर इतनी मतलब शब्द नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, कोटा एक गुंडागिर्दी का क्षेत्र था, ये बोल दूं मैं तो भी कम है। लेकिन आज हर बच्चा, हर पेरेंट्स ये सोचता है मैं कोटा के वहाँ पर जाकर कोटा में अपनी ग्रेजुएशन करूं या उसमें टेक्निकल दृष्टि से करूं। लेकिन वह हमारे उदयपुर में हो सकता है। आज उदयपुर के अंदर जैसे आज बड़ाला क्लासेस है, आज कितने बच्चे भारत में अपना नाम कर रहे हैं, देश के अंदर नाम कर रहे हैं। इस चार्ज पर उनको एक अलग से प्रायोरिटी के आधार पर उनको जगह उपलब्ध करवाई जाए। अगर मान लो उनको जगह उपलब्ध कराते हैं, पैसे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की उससे अगर सुविधा की दृष्टि से अगर उनको जगह उपलब्ध कराती है और ऐसे इंस्टीट्यूट अगर उदयपुर में स्थापित होते हैं, तो जो बच्चे कोटा के अलावा भी जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, क्यों जाए? हमारा बच्चा हमारे उदयपुर के अंदर पढ़े। ये दूसरी प्राथमिकता शिक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिए। आज हमारे कॉलेजेस विकसित हुए हैं, यूनिवर्सिटी विकसित हुई है, पहले से बहुत कुछ फर्क पड़ा है। हमारे यहाँ पर जो गुंडागिर्दी आज के 20 साल 25 साल पहले कॉलेज हुआ करती थी, वह सामान्य की दृष्टि से समाप्त हुई है। लेकिन अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ करने की आवश्यकता है। तो 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर हो जाते हैं
तो बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि हो जाएगी। मुझे लगता है जिस झील के किनारे हम बैठे हैं और यहाँ के सीवरेज के मुद्दे को छोड़ेंगे तो तमाम देखने वाले लोग बोलेंगे बाला जी सब में सतीश जी, बोल गया, मेरा आपसे सीवरेज एक कहना क्यों है, नहीं बहुत स्पष्टता के साथ में कह रहा हूँ, और मेरा स्वभाव भी है खरा कहना। साफ कहना। अब जिस झील के पास में अपन बैठे हुए हैं, हाँ, यहाँ होटल में बैठे हुए हैं, हाँ, बहुत अच्छा सुंदर नजारा है। इसका जो वेस्ट है ना, वो व्यवस्थित रूप से जाना चाहिए। अभी जा रहा है। अभी जा रहा है, फिर भी कमियां हैं। आप रोज समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के मार्फत से, आपके चैनलों के माध्यम से हम देखते हैं कि झीलों के अंदर गंदा पानी जा रहा है। यह किसी भी कीमत में नहीं जाना चाहिए। झील के पास में होटल होना अपराध नहीं है। अगर झील के पास में होटल नहीं होगी तो टूरिस्ट कहाँ आएगा? टूरिस्ट वहीं आएगा जहाँ पर झील होगी, जहाँ पर सुंदरता होगी, पहाड़ी होगी। लेकिन आज इसका जो वेस्ट है वह व्यवस्थित रूप से सीवरेज सिस्टम सही हो और उसके सीवरेज सिस्टम के साथ जाए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। होटल होना अपराध नहीं है। आप अगर होटलों पे बैंड लगाओगे तो टूरिस्ट कहाँ आएगा? आज के 25 साल पहले जगदीश चौक क्षेत्र के अंदर कितना टूरिस्ट आता था, और आज उसके वनिस्पत दीपावली के पर्व पर देखो, होली के पर्व पर देखो, छुट्टियों के दिनों में देखो, एक कमरा इस आप ऊपर आपका कैमरा अगर जा सके तो देखो, अलग अलग क्षेत्र में दीपावली पर मैं यहाँ पर आए दिन आता हूँ। दीपावली पर जब हम देखते हैं पूरा क्षेत्र ऐसा जगमगाता है कि मत पूछो मत। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट बाहर से आता है। लेकिन हाँ, उदयपुर का टूरिस्ट आए, हमारे यहाँ के का रोजगार मिले, सब कुछ के साथ साथ एक चीज और होनी चाहिए ना, सीवरेज सिस्टम सही होना चाहिए। खूबसूरती की बात आप कर रहे हैं, झीलों की बात आप कर रहे हैं, होटलों की बात आप कर रहे हैं। अगर पिछले 3-4 सालों के आंकड़े हम देखते हैं, स्थिति हम देखते हैं, आसपास जिस तरह से पहाड़ खुद रहे हैं, पहाड़ियाँ टूट रही है, खोदी जा रही है, मुझे लगता है नगर निगम को थोड़ा सा उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि जिम्मेदार यूआईटी थी, मगर सतीश जी, इसमें नगर निगम का रोल नहीं है। हाँ, जैसे आपने अभी कहा कि यूआईटी का रोल है, इसमें यूआईटी का भी रोल कम है। सरकार चाहे। मेरा ऐसा सोचना है कि पूर्ण रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अगर हमारी पहाड़ियाँ कट जाएगी, हमारी पर्वत, हमारे जो भाई हमारी पहाड़ियाँ कट जाएगी, पहाड़ियों की नगरी है, झीलों की नगरी है हमारा उदयपुर शहर। अगर पहाड़ियाँ कट जाएगी तो फिर ये पर्यावरण क्षेत्र कैसे रहेगा? पर्यावरण नष्ट हो जाएगा तो यहाँ पर बादल कहाँ से आएंगे? बादल नहीं आएंगे तो यहाँ पर बरसात कहाँ से आएगी? ये एक बहुत छोटा बिंदु है, लेकिन ये बड़े दृष्टि से देखो, किसी भी कीमत में हमारी पहाड़ियाँ नहीं कटनी चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड के नाते अपन बात करते हैं, ये तो एग्रीकल्चर लैंड है, ये तो खातेदारी जमीन है। अरे मेरे भाई, आज के 40 साल पहले भी वही जमीन थी, आज भी वही जमीन है। आज खातेदारी होकर कैसे कट रहा है पर्वत, कैसे कट रहा है पहाड़? तो मेरा ऐसा सोचना है, इस पर बैंड लगना चाहिए। लेकिन हाँ, जो जमीन सड़क के किनारे समतल है, थोड़ा ऊपर है, वहाँ पर अगर कोई टूरिस्ट आए और होटल बने, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर, अभी आप टूरिस्ट की बात कर रहे थे। यहाँ पे 12 बजे के बाद टूरिस्ट को खाना नहीं मिलता है। यहाँ की मांग है लोगों की या टूरिस्ट की कि पूरे 24 आवर्स फूड अवेलेबल होना चाहिए। इससे बहुत टूरिस्ट परेशान होते हैं। मैडम, मैं आपको एक बात और बताऊं, यह मांग बहुत पुरानी है। नाइट बाजार की मांग। टूरिस्ट आएगा और रात को 10 बजे बाद अगर उसको आप होटल में कैद कर दोगे तो वह टूरिस्ट कहाँ जाएगा? जी। जो नया कपल आएगा या जो घूमने के लिए आएगा, वह कपल्स या वह टूरिस्ट, वह 10, साढ़े 10, 11 बजे बाद ही घूमने की सोचेगा। और उसको अगर 11 बजे बाद अगर खाने के लिए नहीं मिलेगा तो ये प्रॉब्लम है। इसके समाधान के लिए हमने प्रयास भी किया। हमने क्या किया, आपने क्या किया? नहीं, हमने किया। हमने देखो, आप पिछले बार जो अपने कलेक्टर साहब से बात की, और आपको पता है हमने फतेह सागर पर 12 बजे तक का समय निर्धारित करवाया, जो आज वर्तमान में अभी भी 12 बजे तक भी कोई भी उसको परेशान नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी एक फतेह सागर क्यों टूरिस्ट प्लेस, आज हमारा बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर हमने रोडवेज के अधिकारियों से चर्चा भी की और उनसे निवेदन किया कि ये जमीन आप हमारे को दे दो, जो भी रेंट होगा वो हम देंगे, इसको डेवलप हम करेंगे और इसको देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हम करेंगे और मना कर दिया। हम अब कोशिश कर रहे हैं कि म्यूनिसिपैलिटी कहाँ पर भी ऐसी ज़मीन देखे, नगर निगम ऐसी ज़मीन देखे कि जहाँ पर जो आपने प्रश्न किया है, नाइट में 2-3 जगह, एक नहीं 2-3 जगह ऐसे हो जहाँ पर अच्छा फूड मिल सके। निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए और मैं तो कोशिश करूँगा। टिकट मिला, विधायक बना, ये सब बात अलग है। अभी मैं 1 वर्ष का और उपमहापौर हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि इस बात पर भी काम किया जाए। सर, संघर्ष की राह पे कांटे होते हैं, कांटों के साथ साथ गुलाब भी होते हैं, और गुलाब की बात कहे तो गुलाब जी का कितना साथ है आपके साथ अभी? देखो मैडम, अगर मैं गुलाब जी का साथ नहीं होता तो क्या मैं आज उपमहापौर होता?
जी। अगर गुलाब जी भाई साहब का साथ नहीं होता तो क्या मुझे चौथी बार टिकट मिलता? अगर गुलाब जी का साथ नहीं होता तो शायद उदयपुर में एक पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको चौथी बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, उसमें मैं एक हूँ। और भाई साहब ठोक बजा कर टिकट देने वाले व्यक्तियों में से एक है। उन्होंने मुझे टिकट दिया, उनके भावना के अनुसार हम उनकी राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हाँ प्रयास कर रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर काम कर रहे हैं। आज भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आज भी वर्तमान में वह राज्यपाल है महामहिम है, लेकिन उदयपुर की चिंता करते हैं, उदयपुर की हर पल चिंता करते हैं। वो हमारे को मार्गदर्शन देते हैं, उनकी राह पर काम कर रहे हैं बिल्कुल निश्चित रूप अभी आप से। कहाँ से आए हैं? अभी यहाँ इंटरव्यू से पहले कहाँ थे आप? मैं मेरे घर पर था। बड़े लोग मिलने आ रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, कोई तमाम बड़े लोगों लोग से मिलने बातचीत नहीं आ हो रहे। रही है। वो तो कहा आज जा रहा है कि पारिवारिक उदयपुर दृष्टि, में कोई ऐसा नहीं है जो पारस जी के नाम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा। मुझे लगता है साथ सबका है, अब जरूरत शायद भाग्य की होनी चाहिए। सतीश जी मैं आपको एक बात और कहूँ, हाँ। चाहे कोविड का कालखंड रहा हो, चाहे उदयपुर के किसी भी क्षेत्र से पार्षद रहा हूं, चाहे व्यापार क्षेत्र में पिछले 16 सालों से मैं चैम्बर का अध्यक्ष हूं, व्यापारियों को क्या चाहिए? अगर उनके कोई तकलीफ हो जाए तो उनके दुख सुख में खड़े रहो। वार्ड की जनता को क्या चाहिए? कोविड के कालखंड में जब मेरा वार्ड नंबर 51 सबसे ज्यादा कोविड से प्रभावित हुआ और वहीं से कर्फ्यू की शुरुआत हुई, आपको ध्यान हो तो करीबन 400 से ज्यादा मरीज हमारे कोविड के मेरे वार्ड के अंदर आए, लेकिन एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। उनकी सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और आज उसका परिणाम है लोगों का प्यार, लोगों के दुख सुख में साथ। क्या चाहिए लोगों को? जनता को क्या चाहिए? विधायक बनने के पश्चात जनता क्या उम्मीद करती है? ये उम्मीद करती है कि हमारे अगर कोई तकलीफ हो तो हमारा विधायक नहीं, जनता चाह रही है पारस मिले। हाँ अगर जनता चाह रही है और जनता का प्यार मिलेगा तो निश्चित रूप से उस राह पर चलने का प्रयास करूंगा और उनकी सेवा कर उनका कर्ज उतारने का प्रयास करूंगा। और अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से नगर निगम आपका क्षेत्र रहा, अब कहीं न कहीं विधायक पद की बात आती है, विधायक की दावेदारी की बात आती है, तो कहीं न कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी की बात आती है। तो उसके साथ साथ एक जब भी रोड की बात करेंगे और विधायक दावेदारी की बात करेंगे, मुझे लगता है पर्यायवाची शब्द है। ट्रैफिक एक बहुत बड़ा इशू है। ट्रैफिक को लेकर नगर निगम ने क्या प्रयास किए हैं और क्या प्रयास आगे आप किसी भी रूप में करेंगे, बताएं। देखो उदयपुर के अंदर ट्रैफिक की समस्या वर्तमान में भी है, इसको मानने में कोई अतिशोक्ति नहीं है, सही है बात बिल्कुल। लेकिन हमने क्या प्रयास किया? आज चांद पोल पे जाओ, 2 मंजिला पार्किंग बनाई। आज आप फतेह सागर की पाल पर जाओ, देवाली के वहां पर हमने 2 मंजिला पार्किंग बनाई। आरएमवी पर जाओ, हमने 2 मंजिला पार्किंग बनाई। आप दिल्ली गेट के सूरज पोल पर जाओ, हमने मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई। आपने देखा होगा तो मैकेनिज्म पार्किंग बनाई, जो 82 कारें वहां पर खड़ी रह सकती है। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर कटारिया साहब के मार्गदर्शन में, हमारे महापौर जी के मार्गदर्शन में हमने पार्किंग बनाने का काम करने का प्रयास किया। ये हमारी प्राथमिकता है और वर्तमान में प्राथमिकता इसलिए भी है कि टूरिस्ट आएगा वो अपनी कार को कहाँ खड़ी करेगा। लेकिन आज भी वर्तमान में कुछ उनमें कमी है। आपने देखी होगी पहले एक पार्किंग बनी हुई है अपन जगदीश चौक के पास बैठते हैं, लेकिन अभी 3-4 महीने पहले महापौर जी और हम गए, टूरिस्टों के साथ में लूट खसोटी हो रही थी, अन्याय हो रहा था। पार्किंग तो चल भी नहीं दी है। हाँ नहीं चलती है, बहुत कुछ पार्किंग चलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन सुविधाओं की कमी है। वहाँ पार्किंग के अंदर व्यवस्थित रूप से सुविधा होनी चाहिए। हम कॉन्टेक्ट कर देते हैं, अब ठेकेदार व्यवस्थित रूप से अगर उसके काम नहीं करेगा और म्यूनिसिपलिटी उसका सहयोग नहीं करेगी, जैसे चांदपोल की पार्किंग 2nd मंजिल है, लिफ्ट खराब है, ये नगर निगम का दायित्व है, उसमें कमी है, जिम्मेदारी हमारी है। हम उस जिम्मेदारी को मैं कमी महसूस कर रहे हैं, गलती है हमारी, बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा है नहीं लगा पड़े तो नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 लाख लग जाए, 25 लाख लग जाए, लेकिन 2nd मंजिल की पार्किंग अगर कार ऊपर नहीं जाएगी तो उस पार्किंग का क्या महत्व है? हम 3री मंजिल की पार्किंग की कल्पना कर रहे हैं और लिफ्ट खराब है, और कब सबसे खराब है? 1.5 साल से खराब है। सही है, हमारी गलती है ना, मैं गलती को मानने के लिए तैयार हूँ। एक नगर निगम का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं मेरी गलती को मान रहा हूँ कि उस लिफ्ट को सही करवाना हमारा नैतिक दायित्व है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था, उस कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं किया, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हम निश्चित रूप से इस पर काम करेंगे। मुझे लगता है शहर की खूबसूरती के साथ अतिक्रमण भी एक बड़ा मुद्दा है। अतिक्रमण को लेकर आपने कई बड़ी कार्रवाइयां की है, लोग कहते हैं फिर भी जितनी होनी चाहिए उतनी हुई नहीं है। आपसे अपेक्षा थी, लेकिन आप शायद अतिक्रमण के मामले में उतना नहीं कर पाए, ऐसा पब्लिक कहती है। सतीश जी
उदयपुर के अंदर अतिक्रमण के मामले में बहुत ज़्यादा समस्या है। आज झीलों की नगरी न कह के थेलों की नगरी कह दो इस शहर को, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। जहाँ जाओ, जिस जगह जाओ, हर व्यक्ति वहाँ पर भी जाओ ठेला लगा देता है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने वेंडिंग जोन बनाए, नॉन वेंडिंग जोन बनाए, हमने गवर्नमेंट को भेजा है, अप्रूवल हो गई है। अब हम प्रयास, हमने वेंडिंग के चुनाव करवाए, वेंडिंग के चुनाव, नए चुनाव हो गए। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि उस नए वेंडिंग जोन के आधार पर हम काम करें। आपने देखा होगा कि नगर निगम के बाद जो ठेले खड़े रहते थे, हमने साइड में गली के अंदर खड़े किए। पंचवटी पर हमने वेंडिंग के लिए अलग व्यवस्था की, हमने सुकरा सर्कल पर हम अलग व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो सफलता मिलनी चाहिए थी अभी तक मिली नहीं है। आज मंडी क्षेत्र पूरी तरह से अतिक्रमण का एक अड्डा बना हुआ है। हम उन व्यापारियों को कहते हैं, उन गरीब व्यक्तियों को कहते हैं कि तुम्हारा हम रोजगार उजाड़ना नहीं चाहते, लेकिन तुम साइड में तो खड़े रहो, खांचे में खड़े रहो, जहाँ पर पब्लिक को सुविधा मिले, असुविधा ना हो। लेकिन हमारे ठेले वाले बंधु यह काम नहीं करते। उसकी वजह से हमें कुछ सख्ती कभी कभी करनी पड़ती है, लेकिन जो सख्ती होनी चाहिए थी वो नहीं है। व्यापारी आपके अपने हैं, निगम आपका अपना है। अब इधर जाओ तो कुआं, इधर जाओ तो नहीं, बावड़ी। ऐसी बात है ना, इनकी ये बात संगत तो सत्य है। लेकिन गरीब व्यक्तियों को भी रोजगार मिले, हम चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको रोजगार नहीं मिले, लेकिन गरीब व्यक्ति व्यापारियों को परेशान कर या गरीब व्यक्ति सड़क को बाधित कर अगर व्यापार करेगा तो ये कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो सख्ती करनी पड़ेगी। अगर काम करना है तो नाराजगी भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत डंके की चोट कह रहा हूँ, इलेक्शन का माहौल है उसके मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ सख्ती करनी पड़ती है तो हम करते भी हैं, कोशिश भी करते हैं। लेकिन कुछ नाराज होते हैं बंधु, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, नहीं समझेंगे तो सख्ती करनी पड़ेगी। मुझे लगता है रोड नेटवर्क की बात करी, एलिवेटेड रोड भूल गए हम लोग। एलिवेटेड रोड कभी रेलवे स्टेशन से बन रही, कभी उदयपुर से बन रही, कलेक्टर साहब के बंगले जा रही, कभी सुखाड़ से यह एलिवेटेड रोड जा रही है। शिव किशोर जी सनाडी हमारे चेयरमैन थे यूआईटी के, उस समय इसका एलिवेटेड रोड का प्रपोजल आया और उस समय 80 करोड़ रुपए की लागत से हमने एलिवेटेड रोड का प्रपोजल सरकार को भेजा। सरकार ने 80 करोड़ रुपए पास कर दिए, एलिवेटेड का प्रस्ताव पास हो गया। अब एलिवेटेड के लिए हमने प्रयास शुरू किए। 80 करोड़ रुपए में एलिवेटेड रोड नहीं बन सकता है। फिर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया कि किस रोड पर कैसे बनेगा। तो एलएनटी ने उसका सर्वे किया, 10 लाख रुपए उसको विधानसभा में पास होने के पश्चात हमने दिए। यूआईटी ने किया सर्वे, एलएनटी कंपनी ने किया। अब एलएनटी कंपनी के करने के पश्चात उसने कहा कि इस रोड के ऊपर एलिवेटेड रोड नहीं बन सकता है। ओके, उसके पश्चात फिर कटारिया साहब ने प्रयास किया कि बहुत ज़्यादा इस ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, एलिवेटेड रोड बनना चाहिए। हमारे व्यापारियों की इच्छा ये थी, भाई साहब को ये निवेदन किया कि यह एलिवेटेड रोड उदयपुर से न बनकर रेलवे स्टेशन से बने, जहाँ एक तरफ कच्ची बस्ती है, दूसरी तरफ रेलवे की जमीन है। वहाँ पर कोई भी व्यापारी बाधित नहीं होगा और वहाँ से अगर एलिवेटेड रोड चढ़ेगा और कलेक्टर साहब के बंगले के यहाँ पर उतर जाएगा तो मेरे ख्याल से एलिवेटेड रोड सक्सेस हो जाएगा। बशर्त क्या कि 90 डिग्री का कर्व ना हो, नाथद्वारा की तर्ज पर एलिवेटेड रोड ना बने, कल ऐसा एलिवेटेड ना बने कि जो हमारे लिए खतरा बन जाए, हमारी खूबसूरती इस शहर की खराब हो जाए। ऐसा एलिवेटेड नहीं बने। हमने सुझाव भी दिया कि अगर 350 करोड़ रुपए का प्रोविजन है, एनएच नेशनल हाईवे अथॉरिटी बना रही थी, हमने ये प्रपोजल किया कि 350 की बजाय वो पैसा 600 करोड़ हो जाए। आप अवाप्त करो जमीनों को, जहां पर अगर मान लो 90 डिग्री का कर्व आ रहा है और कोई जमीन अगर अवाप्त करनी है तो आप अवाप्त करो, तैयार हो जाएगा व्यक्ति, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ कि नहीं, एलिवेटेड रोड उदयपुर से बनेगा। अब उदयपुर से बनकर वह नीलम लॉज के आगे तक मारुति शोरूम है, वहां तक आपके दोनों तरफ की रोड बन रही थी। हमारा उदयपुर शहर भौगोलिक दृष्टि से बहुत घाटियों में, सकड़ी गलियों में बसा हुआ है। अब यहाँ का जो बंधु है, यहाँ का जो निवासी है, वह अगर बस स्टैंड जाएगा तो कहाँ से जाएगा? वह नीचे से जाएगा। जो 18 वार्ड स्मार्ट सिटी के अभी वर्तमान के अंदर चयन हुए हैं, वहाँ के सारे ही नागरिक, सारी जनता, सारी आबादी कहाँ रहती है? इस शहर के मध्य में रहती है। वो सारे लोग कहाँ जाएंगे साहब? वो नीचे से जाएंगे। और वो रोड कितने फीट का बन रहा था? 28 फीट का। इस पे राजनीति तो नहीं हो रही है कि किसी की दुकान जा रही है तो व्यापारियों के साथ आप खड़े हो, किसी की होटल जा रही हो तो वो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, व्यापारियों को समझाने का काम हमारा है, क्योंकि हम चैम्बर में काम करते हैं, व्यापारी हमारे। लेकिन व्यापारियों की सुननी तो पड़ेगी। अगर व्यापारी अगर सही बात कह रहा है तो उसकी सुननी पड़ेगी। किसको सुनानी है? प्रशासन को। हम प्रशासन से यही तो निवेदन कर रहे हैं
प्रशासन चाहे नगर निगम का हो, चाहे यूआईटी का हो, चाहे कलेक्टर साहब हो, हम उनको यही कहते हैं कि एलिवेटेड रोड उदयपुर की जनता को परेशानी का कारण नहीं बन जाए। एलिवेटेड का विरोध नहीं है किसी भी कीमत में, आप अवाप्त करो। नितिन गडकरी ने, जब नितिन गडकरी साहब से गुलाब चंद जी साहब कटारिया मिले तो गडकरी साहब ने क्या कहा, ये 400 करोड़ नहीं, ये 1000 करोड़ का प्रोविजन बनाओ। अवाप्त करनी है जमीन को, अवाप्त करो। एलिवेटेड रोड ऐसा बने कि जो खूबसूरत हो, उदयपुर की खूबसूरती को खराब नहीं करे। हमारा टाउन हॉल आज हमारे बाप दादाओं ने बनाया, सुखड़िया जी ने बनाया। इतना खूबसूरत हमारा पार्क है, इतनी खूबसूरत नगर निगम की बिल्डिंग है, दिल्ली गेट हमारा इतना खूबसूरत है, सूरजपोल चौराहा हमारा इतना खूबसूरत है, उदयापोल चौराहा इतना बढ़िया है। वह सारे खराब ना हो, उसकी सुंदरता बरकरार रहे, पैसे ज्यादा लगेंगे ना, लगे। सर सुंदरता की बात कर रहे हैं आप, लेकिन रेलवे स्टेशन के सामने कोई गंदगी तो अभी भी बरकरार है, उसको नहीं हटा पाए। बिल्कुल 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 आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखो क्या हुआ कि हमारे कमिश्नर सिद्धार्थ सियाग साहब थे और इधर रामनिवास जी मेहता हमारे यूआईटी के सेक्रेटरी थे। उस समय इसका प्लान बनी और जो सवीना के पास में जो क्षेत्र है, उस बिला क्या नाम है उसका, हाँ नेला के आगे बिलिया पर 70% लोगों ने स्वीकृति दे दी वहां जाने के लिए, ठीक है। लेकिन वो हुआ क्या, ये हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, उसकी वजह से वह अधिकारी पीछे हट गए। चलो कोई बात नहीं, आज की तारीख में वो हमारे लिए काला धब्बा है शहर में। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा 3 दिन पहले वहां पर रोड चौड़ा करने के लिए काम प्रारंभ हो गया है। हमने हमारे महापौर जी से निवेदन किया कि 15 फीट की वहां दीवार बना दो, बीच में उनके आने जाने का रास्ता बना दो, आप पार रहो और आगे से खूबसूरत दिखेगा। लेकिन कुछ बाधाएं होने की वजह से नहीं, अब वो बाधाएं दूरी हुई है, रोड चौड़ा हो रहा है और उसके पश्चात, रोड चौड़ा होने के पश्चात वह एक दीवार बनती है, तो मेरे ख्याल से उसका समाधान हो सकता है। और आपने सही कहा, सुंदरता के इस उदयपुर शहर में वो हमारे लिए काला धब्बा है। नगर निगम की बात आप कर रहे हैं, पब्लिक ये जानती है कि नगर निगम में पाराजी सर्वा है, जो पाराजी कह देंगे वो हो जाएगा, और पाराजी काम लोगों के करवा भी रहे हैं। हर गरीब जो नगर निगम पहुंच रहा है, हम लोग उसके गवाह हैं, आते हैं देखते हैं आप काम कर रहे हैं। आपकी प्रशासन नहीं सुन रहा है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, क्या चक्कर है? क्योंकि पब्लिक तो आपसे अपेक्षा रखती है, पाराजी ने कही दो काम होना चाहिए, लेकिन काम नहीं है। कौन सा नहीं हो रहा है? जो भी है, एलिवेटेड रोड हो चाहे सफाई हो चाहे नहीं, एलिवेटेड तो भाई पहले तो यूआईटी का प्रपोजल था, अब इस बार महापौर जी ने एलिवेटेड का प्रपोजल लिया है, 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हमारे बोर्ड ने, और उसका प्रपोजल बनाकर 250 करोड़ रुपए का कोई प्रपोजल बन रहा है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन मैंने महापौर जी को कहा है कि सर 250 नहीं लगे, 500 लगे, पैसों की कमी नहीं आएगी। कटारिया साहब ने कहा पैसों की कमी नहीं आने दूंगा मैं। मुझे अगर गडकरी जी से पुनः बात करनी पड़ेगी, परिवहन मंत्री जी से, तो मैं अभी करंट स्थिति क्या है? करंट स्थिति है, अभी प्रपोजल चल रहा है, फाइलें तैयार हो गई है, टेंडर प्रपोजल होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी शीघ्रता से 2-3 महीने के अंदर, मेरे ख्याल से महीने 2 महीने के अंदर टेंडर। मुझे लगता है बार बार आप नितिन गडकरी जी का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से वो कहते हैं 3 महीने में हाईवे शुरू होगा और 3 साल में खत्म होगा, तो मुझे लगता है आपको भी शहरवासियों को एक टाइम बताना चाहिए कि इस महीने शुरू करेंगे और उस महीने खत्म करेंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी। देखो मेरा आपको एलिवेटेड रोड के विषय में बहुत स्पष्टता के साथ मैं हर विषय की बात कर रहा हूँ। हाँ, हर विषय के अंदर टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। स्मार्ट सिटी का टाइम बाउंड प्रोग्राम था, एलएनटी ने काम प्रारंभ किया, कोविड आ गया, क्या करेंगे हम बताओ। हमारे टेक्निकल लोग तो जो थे, वह टेक्निकल टीम चली गई, आज की तारीख में जो होना चाहिए था नहीं हुआ। फिर RSAB, PSD, नगर निगम आपस में तालमेल की कमी की वजह से आज पब्लिक परेशान हो रही है। ये बात सत्य है कि अभी पहली बार बहुत सालों के पश्चात ताराचंद जी मीणा थे, इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो जिला कलेक्टर महोदय आए हैं, वो इस उदयपुर शहर की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फतेहपुरा चौराहे पर उन्होंने एक अतिक्रमण हटाया, समझई से हटाया नहीं, समझई से हटाया, तो समझई से हर काम हो सकता है। अधिकारियों को आपस में अगर कॉम्बिनेशन करवा कर, तालमेल के अभाव में अगर पब्लिक परेशान हो रही है और तालमेल नहीं है, तो उसको तालमेल बिठाकर काम करें, तो मेरे ख्याल से कोई भी काम कठिन नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। अब कांग्रेस में भारी वर्सेस स्थानीय का मुद्दा चल रहा है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा अलग चाहता हूँ। लोग कहते हैं लक्षराज सिंह की एंट्री बीजेपी उदयपुर शहर में करवा रही है, आपको ऐसा कुछ लगता है? क्या संभावना नजर आती है? लक्षराज सिंह जी हमारे देखो राजा घराने के व्यक्ति हैं, अगर वो राजनीति दृष्टि से पार्टी में आते हैं और पार्टी उनको अगर स्वीकार करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनका स्वागत है।
निश्चित रूप से। आपको लगता है आम कार्यकर्ता जिसने पार्षद से लेकर महापौर या जिस तरह के पद देखे, नहीं, वो आते हैं पार्टी में तो स्वागत है। अगर पार्टी कह देगी कि हाँ लक्षराज सिंह जी अगर चुनाव लड़ेंगे हम तन मन धन के साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो पार्टी को सोचना है, ये कार्यकर्ता को तो नहीं सोचना है। कार्यकर्ता तो पार्टी के साथ बंधा हुआ है, पार्टी भी हर दृष्टि से विचार करके ही निर्णय लेगी। अब लोग लक्षराज सिंह जी के बारे में, विधानसभा का लक्षराज सिंह जी चुनाव लड़े, ये मेरे गले उतरता नहीं है व्यक्तिगत रूप से। फिर भी अगर उनकी भावना होती है तो निश्चित रूप से पार्टी में उनका स्वागत है, कोई आपत्ति नहीं। तो के गुप्ता जी करें, आप भी की तरफ हर व्यक्ति कोई भी हो, राजनीतिक दृष्टि से चुनाव में टिकट मांगना उसका अधिकार है। के गुप्ता जी ने डूंगरपुर में काम किया, उदयपुर में आकर वो रह रहे हैं, वो टिकट मांग रहे हैं, पार्टी टिकट दे देगी तो हम क्या करेंगे, निश्चित रूप से पार्टी का काम करेंगे, ये बात सत्य है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि पहले एक बार संगठन का काम उदयपुर में करें। मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी चैनल में कहा और आपके चैनल के माध्यम से भी खरा खरा कहना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, पब्लिक सुनना चाहती या है। हाँ सतीश जी, मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ में, हमारे उदयपुर का जाया हो, जाया का मतलब यहाँ उदयपुर में पैदा हुआ व्यक्ति हो, कोई बात नहीं अगर वो नहीं जन्मा तो भी, लेकिन इस उदयपुर की धरती पर काम तो किया हो, काम की कार्यकर्ताओं के बीच में उसने संगठन में काम तो किया हो। 5 साल संगठन में काम करे, 10 साल संगठन में काम करे, लोगों का दिल जीते, कार्यकर्ताओं को दिल जीते और फिर टिकट मांगे ना, कौन विरोध करता है, कोई विरोध नहीं करता है। कांग्रेस आज स्मृति ईरानी कहाँ जाकर चुनाव लड़ी, संगठन ने टिकट दिया और तो आज लोग स्वीकार कर रहे हैं, काम करेंगे, जीती भी है, एक बार हारी भी सही, कोई आपत्ति नहीं है। मेरा ऐसा सोचना है व्यक्तिगत रूप से। गुलाब जी भाई साहब कहाँ से आए, देलवाड़ा से आए ना, उन्होंने यहाँ पर काम किया, विद्यार्थी परिषद में काम किया, युवा मोर्चा में काम किया, उसके बाद वो चुनाव लड़े तो विधायक बने और उसके बाद कंटिन्यू विधायक बने। अब हम उनको कहते हैं कि भाई साहब पहले 5 साल तक, 10 साल तक, 4 साल तक आप काम तो करो, आप डायरेक्ट आके टिकट मांगोगे तो हमारा कार्यकर्ता छोटे से बड़ा हुआ बेचारा जो एक जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, उसके मन में क्या भावना आएगी, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से सोच रहा है। सर अगर टिकट की बात कर रहे हैं, शहर में चर्चाएं हो रही है आपके और श्रीमाली जी के बीच में, कुछ हुआ है? नहीं, श्रीमाली जी भी दावेदार है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है, पिछले 5 सालों से 2 बार के टेन्योर के जिलाध्यक्ष है, अच्छा काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। पार्टी उनको टिकट देगी तो उनका काम करेंगे, पार्टी मुझे टिकट देगी तो वो हमारा काम करेंगे, पार्टी और तीसरे व्यक्ति को टिकट देगी, रजनी जी को टिकट देगी तो उनका काम करेंगे, प्रमोद जी सामर को टिकट देगी तो उनका काम करेंगे। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता है, रजनी जी हमारी महापौर रही हुई है, प्रमोद जी सामर हमारे प्रदेश स्तरीय नेता है, रविंद्र जी हमारे यूआईटी के अध्यक्ष रहे, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, निश्चित रूप से काम करेंगे। और उस समकक्ष में एक छोटा कार्यकर्ता आपके सामने बैठा है, वो भी दावेदारी नहीं कर रहा है, लेकिन दायित्व अगर संगठन देगा तो उसका निर्वहन करेंगे। तो ठीक है, कांग्रेस में 2 चेहरे हैं, गौरव वल्लभ, दिनेश कोडनिया, इन नामों को लेकर थोड़ा सा भी चिंतन करते हैं आप कभी कि ये आए, पार्टी कैसे काम करेगी, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, ये कैसे लड़वाएंगे? मेरे मन में तो एक ही बात है, मेरी पार्टी अगर मुझे दायित्व देगी तो मुझे कांग्रेस के किसी कैंडिडेट की चिंता नहीं है, यहाँ से भले ही गौरव वल्लभ जी, किसी की चिंता नहीं है मुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे मेरे जनता पर विश्वास है। मैंने अगर काम किया है, जनता का सुख दुख में भागीदार बनाऊं तो जनता मेरे साथ खड़ी रहेगी, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। मेरी पार्टी के साथ खड़ी रहेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप जिलाध्यक्ष जी का जिक्र कर रहे थे, लगातार आपके उनके विवाद की खबरें आती रही है कि भाई एक दूसरे के प्रतिद्वंदी एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, पब्लिक में चर्चा थी, पार्षदों के विवाद हुए, इन सब चीजों पे आपको क्या लगता है? पब्लिक में सचिन जी देखो, परिवार के अंदर एक बाप के 4 बेटे होते हैं तो छोटी मोटी बातें होती है, ये बात सत्य है कि छोटी मोटी बातें निश्चित रूप से होती है और हुई थी। लेकिन जब टिकट हो जाएगा, पार्टी संगठन जिसको सिंबल दे देगी, उसके पश्चात हम सब एक हैं। उसके पहले टिकट की सभी अपेक्षा रख रहे हैं। एक तो अभी भी है, एक अभी भी है, लेकिन अपेक्षा तो रखता है ना हर व्यक्ति चुनाव लड़ने की। आज वो अपना प्रयास कर रहे हैं, मैं मेरा प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, राजनीति में आए हैं तो महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति रखता है, उस महत्वाकांक्षा व्यक्ति के अंदर मैं भी हूँ, खरा कहने वाला व्यक्ति हूँ। कोई कह रहा कि नहीं मैं तो पैसा नहीं, मारा तो लड़ना ही नहीं, ये ना, ये फालतू की बातें नहीं करनी। राजनीति में आए हैं तो हर व्यक्ति महत्वाकांक्षा रखता है, और उस महत्वाकांक्षा में एक व्यक्ति मैं भी रहूं कि अपनी महत्वाकांक्षा रखता हूँ। संगठन दायित्व देगा तो निश्चित रूप से उसका निर्वहन करेंगे, नहीं देगा तो विरोध नहीं करेंगे। कुछ पार्षदों से आपके विवाद हुए थे, इसी दौरान
प्लॉटों का विवाद बड़ा चला, 275 प्लॉट को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ, क्या जवाब है आपका? अब आपने पुराने उस वापस उस मुद्दे को आपने सोशल मीडिया में बड़ा चल रहा है। देखो, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट कहता हूँ। मैंने अभी भी थोड़े दिन पहले एक चैनल में कहा, 272 प्लॉट आज भी कोई अगर बता दे कि यह नगर निगम में है तो मैं कहोजुत करने के लिए तैयार हूँ। एक 272 के नाम का हवा नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों उड़ा रहे हैं, कौन उड़ा रहे हैं? वो जो भी उड़ा रहा है, मैं उसका नाम भी उस व्यक्तियों का नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कोई कारण नहीं है नाम लेने का। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर गलत है, हमारी नगर निगम ने जांच करवाई, 40 से 42 प्लॉट, 41-42 एक कोई है, मेरे को एक्यूरेट से पता नहीं है, 42 प्लॉट है, वो हमने चिन्हित किए। व्यक्तियों ने वहां पर निर्माण करवा दिया। नगर निगम की कुछ गलतियां रही, यूआईटी से जो डॉक्यूमेंट्स नगर निगम के अंदर आए उसमें कुछ हेराफेरी हुई। हमने एफआईआर लॉन्च करवाई, एक नहीं 2 करवाई, और दो थाने में कराई, हिरणमंगली थाने में कराई, सूरजपोल थाने में करवाई। और उसके पश्चात पुलिस ने कहा कि यह काम हमारा नहीं है, यह काम एसओजी का है। एसओजी में एफआईआर लॉन्च हो गई, एसओजी उसकी इंक्वायरी कर रही है, गलत काम हुआ है उसकी जांच हो। कोई भी हमारा सगा नहीं है, कोई भी हमारा रिश्तेदार नहीं है, अगर गलती की है उसको सजा मिले, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नगर निगम के ऊपर आरोप लगाना, हर जनप्रतिनिधि उस पर क्या करेगा? उसमें 4 अधिकारियों के साइन है, 2 आईएएस अधिकारी है, 2 आरएस अधिकारी है। अगर वो फाइल ऊपर से नीचे तक आती है और कंप्लीट होकर आती है तो उसमें अधिकारी क्या करेगा? साइन नहीं करेगा? करेगा। लेकिन किसी बाबू ने गलती की है, मान लो, उसकी जांच की जाए ना, गलती को सजा दी जाए। और किसी व्यक्ति ने की है तो उसको सजा मिले। अब हमने एफआईआर लॉन्च करवा दी, हम और क्या करवा सकते हैं? इस जरा हमने एसओजी में हम कोऑपरेट कर रहे हैं पूरी तरह से, हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उनको, जांच करवा, जांच के लिए तैयार है, जांच के लिए तैयार है। अच्छा, मुझे याद आया कुछ पार्षदों से विवाद भी हुए थे, कभी मोटर गैराज को लेकर विवाद हुआ, कभी डंपर्स को लेकर विवाद हुआ, कभी कचरा गाड़ी को लेकर विवाद हुआ। अब सब छोटा उठे, छोटी मोटी बातें होगी। मैंने कहा ना आपको, नगर निगम में काम करेंगे तो छोटी मोटी बातें होगी, लेकिन क्या अब विवाद नहीं है। आज भी समाचार पत्र के अंदर आया कि भाई यह ठेका उस विभाग से क्यों हुआ जब आपकी सहमति थी। तो हमारा अधिकारी कहते हैं कि यह गैराज का काम नहीं है, स्पष्टता के साथ में यह स्वास्थ्य शाखा का काम है। डोर टू डोर कलेक्शन करना, गार्बेज को इकट्ठा करना, कचरे को एकत्रित करना, डोर टू डोर ऑटो के माध्यम से, यह काम सरकार के गाइडलाइन के अनुसार निश्चित रूप से यह स्वास्थ्य शाखा का काम है। और इसलिए स्वास्थ्य शाखा ने टेंडर लगाए। अब हम मिलकर उस काम को शॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने मेरे मनोहर जी जो अध्यक्ष है उनसे भी चर्चा की कि मिलकर काम करेंगे। आप अपनी भूमिका का निर्वहन करो, मैं मेरी भूमिका का निर्वहन करूं। और आपको अगर मान लो चेकिंग करने का राइट है, राइट क्या हम राइट देंगे, हम मिलकर राइट देंगे। आप देखो, जाकर चेक करो, गाड़ी चल रही नहीं चल रही है, व्यवस्थित चल रही नहीं चल रही है, जीपीएस लगा हुआ नहीं लगा हुआ है, गाड़ी अगर डोर टू डोर नहीं जा रही है तो क्यों नहीं जा रही है, उस पर पेनल्टी कितनी प्रोविजन होनी चाहिए, निश्चित रूप से मिलकर करेंगे। और मनोहर जी ने इस बात को स्वीकार किया, हम मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए विवाद समाप्त हो गया। राइट से याद आया, महापौर जी ने सारा राइट्स आपको दे रखे हैं, सत्यता है क्या इस बात में? महापौर जी का राइट महापौर जी के पास है, मिलकर काम करने का प्रयास करते हैं। पहला बोर्ड ऐसा है, किरण जी के बोर्ड के पश्चात यह 6ठा बोर्ड है, पहला बोर्ड ऐसा है जिसमें डिप्टी मेयर और मेयर के बन रही है। अब कुछ लोगों को खलती नहीं है, उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे सीनियर है, मेरे गार्जियन है, मेरे अभिभावक है। सब ठीक है। और आज इतना बड़ा व्यक्ति जो आरपीसीसी का चेयरमैन रहा हो, जिसने आईएएस और आरएस का सिलेक्शन किया हो, वो हमारा आज मेयर है। उनका हम फायदा उठाने का प्रयास करें। जब हमने ये बोर्ड बनाया तब हमारे पास 2 करोड़ रुपए नहीं थे, आज हमारे पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आज हम विकास की दृष्टि से हर काम करने के लिए सक्षम है और करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को ये खलता नहीं है तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। मुझे लगता है माझी की सराय पीछे नजर आ रही है, यहाँ देवस्थान का ठेका हुआ, आम लोगों से प्रवेश शुल्क हुआ, गलत है, बिल्कुल निश्चित रूप से गलती है। उस देवस्थान विभाग को किसी भी कीमत में वहां पर जो पैसा ले रहा है वह पूर्ण रूप से गलत है। पारस जी ने साथ नहीं दिया, साथ देना चाहिए था, देवस्थान विभाग के खिलाफ बोले ही नहीं, आए नहीं। ऐसा नहीं है, साथ कैसे भाई, हमारा काम नहीं है ना, हमारा काम नहीं है ना, फिर भी हम साथ देने के लिए तैयार थे। मैं तो गया हूँ उनके साथ में, मैंने वकील साहब को भी फोन किया, हमारे एडवोकेट को फोन किया, हमने आर्ग्यू में भी हमने कोऑपरेट किया है, म्युनिसिपैलिटी ने ऐसा नहीं है नहीं किया है। लेकिन अब ये ऊपर लेवल का झगड़ा हो गया, क्षेत्राधिकार हमारा नहीं है। प्रयास करेंगे निश्चित रूप से, अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो देवस्थान विभाग वहां पर शुल्क ले,
किसी भी कीमत में नहीं लगना चाहिए। आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, आप छोटी छोटी बातों से हाइपर हो जाते हैं, आपको नहीं लगता ये आपका गुस्सा होना, हाइपर होना आपके टिकट के राह में जो अड़चन ला ईमानदारी सकता से है? काम करता है उसको गुस्सा आता है, स्वाभिमानी आदमी को गुस्सा आता है। स्वाभिमानी से काम करता है उसको गुस्सा आता है। जो आदमी आराम से बैठकर भ्रष्टाचार करे, आराम से मस्त रहे, गलतियां मतलब जो कहना चाहिए कि सब कुछ सेटिंग से करे, उसको कभी गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा उसी को आएगा जो ईमानदारी के साथ काम करेगा। क्रोध उसी को आएगा जो अपने स्वाभिमान पर ठोस लगती हुई देखेगा, उसको गुस्सा आएगा। मैं हाइपर, ये बात सत्य है कि आज से 10 साल पहले और आज में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत परिवर्तन करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी कभी कभी गुस्सा इसलिए आ जाता है कि झूठे आरोप लगाए जाते हैं। आज कोई भी व्यक्ति, मैडम आपने बहुत ऐसा प्रश्न किया ना, बहुत इमोशनल प्रश्न है। मैं फील कर रहा हूँ। 1 रुपए का कोई आरोप लगा दे, मैं 25 साल से पद पर हूँ, 2.5 साल का यूआईटी का ट्रस्टी, जिसमें 3 कमेटियों का चेयरमैन रहा। आज मेरे पास 4थी बार मैं पार्षद हूँ और 4 बार में मैं कमेटी का चेयरमैन रहा। अभी वर्तमान में मैं डिप्टी मेयर हूँ। 1 रुपए का, मैं चाय का भी कोई वास्ता नगर निगम से मेरे पास नहीं है। 1 रुपए का आरोप नहीं है, और उसके पश्चात हमारे विरोधी पैसों का आरोप लगाए तो मन में कष्ट नहीं होगा? स्वाभिमानी है ना, इसलिए कष्ट होता है, इसलिए हाइपर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, उस पर कंट्रोल करने का प्रयास हाइपर किया। होने के साथ साथ बड़े भावुक टाइप के आदमी हैं आप। अब भावुक तो इसलिए है कि पिताजी का अकेला बेटा हूँ। राजनीति में मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, न काका है, न मामा है, न नाना है, न अंकल है। कोई नहीं। संघ के संस्कारों के कारण राजनीति में काम करने का प्रयास कर रहा हूँ और ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास करता हूँ। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो पार्टी का काम करूंगा। हाँ, ये भी मैंने सोच रखा है कि अब हमारा लक्ष्य अगर टिकट नहीं देती है तो फिर सेवा का होगा, ये तय है, बिल्कुल सोच रखा है। चुनाव लड़ लिए, खूब सेवा कर दी पब्लिक की, फिर और ढंग से, दूसरे ढंग से सोशल एक्टिविटीज में जाकर सेवा करने का प्रयास करूंगा। ये भी मेरे जीवन में संकल्प तो विजन क्लियर है अभी से। बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से सोच रखा। क्या कह रहा है? सेवा करेंगे। टिकट मिलेगा नहीं, टिकट तो 100% मिलना चाहिए, और उसके पश्चात भी नहीं देगी तो कोई बात नहीं। तो स्वीकार है, जो होगा स्वीकार है। जो होगा, जो प्रभु इच्छा प्रबल है। जिस बार से टिकट दिया उस समय मैंने यही कहा। मुझे लगता है, हाँ, आपके इमोशनल कार्ड से याद आया, कोविड का एक दौर था, मेरे भी कुछ सगे संबंधियों की मौतें हो रही थी। अशोकनगर की शमशान में मैं रोज जाता था, मैं आपको रोज देखता था, मैं दूर से देखता था, मैं मास्क पहन के 2 मास्क पहन के आपको देखता था। कोई नहीं होता था मगर आप होते थे। खूब अंतिम संस्कार कराए, दुआएं तो साथ है। देखो सतीश जी, अभी मैडम ने एक प्रश्न पूछा, हाइपर शब्द। जब हम कोविड में काम कर रहे थे ना, वहां पर भी हाइपर एक बार में हो गया। अब आप पूछो क्यों हुआ? जब मैं उस डेड बॉडी को जला रहा था, तो एक व्यक्ति ने मेरे को बुलाया करता कि ये क्या है, लकड़ी की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा यार भाई साहब, शांति से तो बात करो। इस तरह से बात कर रहे हो आप, इस तरह से हमारे को डांट रहे हो, हमारे कर्मचारी को इस तरह से आप गुस्सा कर रहे हो, जैसे कि यार भाई साहब, यार हम तो यार भाई साहब सेवा के लिए खड़े हुए ना, ये हमारा नैतिक दायित्व है, इसलिए हम कर रहे हैं। उस समय भी हमारी होटो हुई और सोशल मीडिया के अंदर वो वायरल हुआ। मैंने उस समय भी यही कहा कि गुस्सा क्यों आता है, इतना काम करने के पश्चात सपोर्ट ना मिले कोई बात नहीं, आशीर्वाद नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम टांग तो मत खींचो। काम करते हैं और उसके पश्चात आपका आशीर्वाद नहीं मिले, जनता का आशीर्वाद नहीं मिले, कोई भी टेंशन नहीं है, लेकिन कम से कम गाली तो मत दो मेरे भाई। आप हमारी क्यों इज्जत, हम भी कोई रोड छाप नहीं। हाँ। ठीक बात है। रोड छाप का तात्पर्य ये है कि हम भी यार उसके अच्छे घराने से आते हैं यार, सेवा करने के लिए निकले। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आपकी गालियां सुनेंगे यार। पर मुझे लगता है जितना काम सफाई कर्मचारी कर रहा था, उसी नगर निगम का उप महापौर भी कर रहा था। नैतिक दायित्व है हमारा, और उसका परिणाम हुआ कि आपने देखा होगा कि 15 अगस्त पे हमारी बीजेपी की सरकार नहीं होने के बाद भी सम्मानित हुआ। ये शायद मेरे ख्याल से पहला ऐसा पार्षद होगा कि जो उपमहापौर के पद पे काम करते हुए इतना काम किया। तब तो कलेक्टर साहब ने सम्मानित किया, मंत्री ने सम्मानित किया, बाकी कोई सम्मानित करेगा? राजनीति के तो कौन करेगा सम्मानित? सही बात। सम्मानित इसीलिए किया गया ना, काम तो किया है। जाते थे ऐसी कोई 2 चीजें जो आप लगता है शहरवासियों से अपील करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि शहर में लोग ये तो कम से कम करें? आपको तमाम लोग सुन रहे हैं, कोई भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से, सतीश जी, गौतम मैडम, हमारे अंशु भैया, सभी यहाँ पर मौजूद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ, अगर इस उदयपुर की जनता की मैंने सेवा की हो
मेरे पार्टी के अंदर मैंने स्पष्टता के साथ में, ईमानदारी के साथ में काम किया हो, और पार्टी अगर मुझे दायित्व देगी, जिम्मेदारी देगी, तो मैं जनता का कर्ज उतारने के लिए तन मन धन के साथ समर्पित रहूंगा। सुबह से शाम तक काम करने का प्रयास करूंगा और इस उदयपुर शहर को विश्व एशिया के स्तर पर हाइट पर ले जाने का काम करूंगा। मेरा उदयपुर शहर मेरे बाप दादाओं ने बहुत प्यारा बनाया है और अच्छे कपड़े पहनाकर इसको और प्यारा बनाने का प्रयास करूंगा, यही भावना पाता हूँ। चले जाते जाते सतीश सर, एक सवाल आपसे भी है मेरा, क्या लगता है आपको इस बार श्रीमाली जी का पत्ता चलेगा या फिर? अब मुझे लगता है, देखिए, काम के मुकाबले देखा जाए तो पारस जी ने कोई कमी नहीं रखी है। जी। ठीक है, आरोप लगना अलग मसला है, मगर आरोपों से अलग अगर हम जाते हैं तो श्रीमाली जी का दावा है कि हमने 2016 से 18 के बीच पर्यावरण को बचाने का पूरा प्रयास किया, मगर मुझे लगता है शहर को बचाने का प्रयास भी सिंघवी साहब ने कम नहीं किया। अब भाग्य फैसला करेगा कि किसके पक्ष में क्या है, और जो तमाम सर्वे हुए हैं, तमाम संगठन ने अपने स्तर पर जो निर्णय लिए हैं, उसमें जब लिस्ट आएगी तब चीजें क्लियर हो जाएगी। पर मुझे लगता है शहर को जो भी मिले, अच्छा विधायक मिले, अच्छा विधायक का प्रत्याशी मिले, ताकि शहर का सर्वांगीण विकास हो सके, शहर का लंबा विजन रखने वाला नेता मिले। बाहरी नेता ना जो ऊपर से देखे, हेलीकॉप्टर से आए, हवाई सर्वेक्षण करे, दिल्ली वापस रवाना। मुझे लगता है यही का कोई हो तो ज्यादा बेहतर है। तो आज हमारे साथ मौजूद थे संघर्ष के पर्यायी पारस सिंघवी सर और साथ में सतीश शर्मा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का हमारे साथ हमें इतना कीमती समय देने के लिए। और ऐसे चुनाव से जुड़ी ताज़ा तरीन अपडेट के लिए देखते रहिए मेवाड़ उदय न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।